हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर आइसोमेरिज्म। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में इसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक चैप्टर है, 11th क्लास का एक चैप्टर है ये। और दोस्तों आइसोमेरिज्म ये वर्ड तो हम सुन चुके हैं 10th क्लास में भी। अब 10th में तो हमने एक वर्ड सुना था, एक हल्का सा इसके बारे में सुना था। अब हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं, अब हम इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन: द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोस्तों इसकी जो बेसिक मीनिंग होता है आइसोमेरिज्म का मीनिंग है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, सेम सेम बट डिफरेंट। यानी जो सेम हो लेकिन डिफरेंट हो। अगर सेम होते हुए कोई डिफरेंट मिले तो वो आइसोमर्स हैं, चाहे वो जुड़वा भाई ही क्यों ना हो। जुड़वा भाई, आइडेंटिकल ट्विंस, अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल है मतलब सेम है, लेकिन अगर वो देखने में डिफरेंट है, उनका कलर डिफरेंट है या कुछ भी डिफरेंस है, तो उनको वही कह देंगे कि ये आइसोमर्स हैं, सेम बट डिफरेंट। जैसे अब यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम या केमिस्ट्री में हम सेम किसको कहें, तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन इनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो इन रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और उस रिलेशनशिप में सेम होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। जो भी डिफरेंट मिलेगा वही उसकी आइसोमेरिज्म बन जाएगी। क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका हम। आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अगर वो कंपाउंड देखने में ही डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन अगर उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने अगेन 6 पार्ट में डिवाइड किया है: चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के आगे जो वर्ड लगा हुआ है वही उसका डिफरेंस है, उसी में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है। स्टीरियो में देखें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, अगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इंटर कन्वर्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, कॉन्फ़िगरेशनल, कंफर्मेशनल। अगर नॉन इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल को अगेन 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों ये तो था क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर। स्ट्रक्चरल नाम से ही पता चल रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स possesses द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसी को हम एक नाम और दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें जो एक तरह से स्केलेटन है वो डिफरेंट मिलेगा अपने को कंपाउंड्स का। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट आइसोमेरिज्म, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है क्या डिफरेंस मिलेगा इसमें, चेन। देखें डेफिनेशन देखते हैं। चेन आइसोमर्स possesses द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक आइसोमेरिज्म की आइडेंटिटी है। डिफरेंस जो मिलेगा, क्या मिलेगा? सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी इसमें होना चाहिए सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन। हो सकता है पेरेंट कार्बन चेन जो है, प्रिंसिपल कार्बन चेन, उसमें डिफरेंस मिले, या साइड चेन भी डिफरेंट हो सकती है। एक कार्बन चेन डिफरेंट होनी चाहिए, आइदर पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन। साइड चेन भी डिफरेंट हो सकती है। एक एग्जांपल देखें, 5 कार्बन एन पेंटेन एंड यहां हम देखें आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसमें प्रिंटिंग एरर की वजह से CH3 थोड़ा सा आगे चले गए हैं, आप इनको CH3 को इसी कार्बन पर मान के चले। ठीक है। तो यहां पर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, दीज आर चेन आइसोमर्स।
फर्स्ट में 5 कार्बन की चेन, आइसोपेंटेन में 4 कार्बन की पेरेंट चेन और नियोपेंटेन में 3 कार्बन की पेरेंट चेन। एक और एग्जांपल है यहां पर, जैसे एल्डिहाइड, 4 कार्बन का एल्डिहाइड है ब्यूटेनल, और यहां पर देखें सेकंड कार्बन पर CH3, 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल। तो पेरेंट कार्बन चेन दोनों में डिफरेंट है। एक और एग्जांपल देखें, एल्कोहल, ब्यूटेन 1 ऑल स्ट्रेट चेन में, और यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर थर्ड कार्बन पर यहां पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, सॉरी सेकंड कार्बन पर, तो कार्बन चेन बन जाएगी 3 कार्बन की। तो पता कैसे चलेगा चेन आइसोमेरिज्म है? कार्बन चेन जो है पेरेंट चेन वो डिफरेंट मिलेगी, हो सकता है साइड चेन भी डिफरेंट मिल जाए। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसमें भी चेन डिफरेंट होंगी, लेकिन चेन के टाइप डिफरेंट होंगे। एक ओपन चेन होगी, एक क्लोज चेन। रिंग चेन देखें, इसमें डेफिनेशन, रिंग चेन आइसोमर्स possesses द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑफ कार्बन चेन और रिंग, यानी आपको कार्बन चेन के टाइप डिफरेंट मिलेंगे। यहां देखें, ये 4 कार्बन की ओपन चेन है और ये 4 कार्बन की क्लोज चेन है। दोनों का जनरल फॉर्मूला अगर आप देखें, इन दोनों का ही जनरल फॉर्मूला है C4H8, जनरल फॉर्मूला सेम, लेकिन एक ओपन चेन एक क्लोज चेन। एक और एग्जांपल है ब्यूटुआइन, इसका जनरल फॉर्मूला C4H6 और यहां पर है साइक्लोब्यूटीन, इसका भी जनरल फॉर्मूला C4H6। सेम जनरल फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेन, ओपन एंड क्लोज। थर्ड, पोजीशन आइसोमेरिज्म, नाम से पता चल रहा है क्या डिफरेंस मिलना चाहिए पोजीशन में। अब ये पोजीशन किसकी डिफरेंट हो सकती है? हो सकता है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो, या हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो। इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। इसके बाद आपको चेक करना है कि पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन सेम होनी चाहिए। अगर पेरेंट चेन ही डिफरेंट है तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई? चेन आइसोमेरिज्म। पेरेंट चेन सेम, पोजीशन डिफरेंट। देखें डेफिनेशन, पोजीशन आइसोमर्स possesses द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। एक चीज आप नोट लगा के इसमें मेंशन कर लें, सेम पेरेंट कार्बन चेन, ये भी है इसमें मस्ट है। और नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो की सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर, 2 क्लोरोप्रोपेन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेकंड कार्बन पर। 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड देखें प्रोपेन 2 ऑल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट वाले में देखें NH2 फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर, फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पर, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट। नेक्स्ट में मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर, मल्टीपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि पेरेंट चेन सेम हो और डिफरेंस मिलना चाहिए पोजीशन में। यहां सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। चलिए कुछ और एग्जांपल बेंजीन रिंग वाला देखते हैं। CH3Cl ऑर्थो पोजीशन या 1-2 पोजीशन, यहां मेटा पोजीशन यानी 1-3 पोजीशन, और ये है पैरा पोजीशन यानी 1-4 पोजीशन। पोजीशन आइसोमर, तो पोजीशन आइसोमर बहुत आसान है, बस आपको पोजीशन डिफरेंट देखनी है। चलिए नेक्स्ट, सबसे आसान स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी तक हम देख रहे थे कि पेरेंट चेन देखनी है, हमें पोजीशन देखनी है। इस बार कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं। जो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट में है वो सेकंड में नहीं होना चाहिए, है चाहे कोई भी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए बस। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स possesses द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखें इसके अंदर
पहले फर्स्ट एग्जांपल, ये एल्कोहल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, एल्कोहल। अब हमें एक ऐसा कंपाउंड देखना है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O हो और एल्कोहल ना हो, तो वो एग्जांपल हमें देखने को मिला CH3OCH3, ईथर। C2H6O एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल नहीं है। जो फर्स्ट में है वो सेकंड में ना हो, चाहे हो कोई भी, बस डिफरेंट होना चाहिए। यानी एल्कोहल एंड ईथर, अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, दीज आर फंक्शनल आइसोमर। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल देखें, CH3CH2COOH। इस O को यहां पर देखा जाए, आप थोड़ा प्रिंटिंग एरर की वजह से आगे चला गए, तो यहां पर हम देखें ये हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है, प्रोपेनल। अब सेकंड वाला जो है ये कीटोन है, प्रोपेनॉन, प्रोपेन टू ऑन, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम निकले, फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। और सबसे लास्ट में दे रखा है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, दीज आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए, 1, ये लास्ट वाला एग्जांपल। नेक्स्ट इसके बाद में है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट मेटामेरिज्म। और दोस्तों मेटामेरिज्म में जो होता है, मेटामेरिज्म पॉलीफंक्शनल ग्रुप में मिलेगी आपको, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिसमें एक ही कार्बन चेन होती है, बस एक ही कार्बन चेन। लेकिन पॉलीवेलेंट वो होते हैं जिस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड या तीनों साइड, 2 साइड और 3 साइड डिफरेंट, मतलब 2 साइड और 3 साइड कार्बन चेन होंगी। अब वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। नंबर ऑफ कार्बन चेन मोर देन 1 होने चाहिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, unequal distribution of substituents on either side of functional group और both side, either side और both side, एक साइड में भी हो सकते हैं, दोनों साइड में भी हो सकते हैं, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के, बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। यानी वो फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए, लेकिन उसके बोथ साइड या आइदर साइड में ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये एक एग्जांपल हमने लिया, ईथर का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ईथर है। इसमें हम देखें दोनों ईथर को कंपेयर करना है, आपको एक इंडिविजुअल कंपाउंड को नहीं देखना, जिसके साथ इसकी कंपैरिजन है आप उसके साथ देखें। तो यहां देखिए ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड में इथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड में मिथाइल है, दोनों की लेफ्ट साइड डिफरेंट है। अब आते हैं राइट साइड पर, यहां राइट साइड में इथाइल ग्रुप है, यहां राइट साइड में प्रोपाइल ग्रुप है, यानी दोनों की दोनों साइड डिफरेंट है, बोथ साइड आर डिफरेंट, तो ये हो जाएंगे मेटामेरिज्म। सेम एग्जांपल एमाइंस का है, एमाइंस में यहां नाइट्रोजन की लेफ्ट साइड और राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड। आपको एक इंडिविजुअल कंपाउंड की लेफ्ट एंड राइट साइड नहीं देखनी है, दोनों कंपाउंड की लेफ्ट को आपस में कंपेयर करना है, दोनों कंपाउंड की राइट को आपस में कंपेयर करना है, कंपैरिजन आपको दोनों में करना है, ठीक है। चलिए लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और वो है टोटोमेरिज्म। लास्ट है टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म जो होती है एक तरह से ये एक रिएक्शन की तरह होती है। इसमें हाइड्रोजन जो sp3 एटम से अटैच्ड होता है एंड मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो है ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में देखते हैं। टोटोमेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बनेंगे, which arises due to the ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर होगा ये sp3 एटम से अटैच्ड होना चाहिए एज प्रोटॉन, और प्रोटॉन की फॉर्म में वो ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम ए पॉलीवेलेंट एटम टू द अदर पॉलीवेलेंट एटम। पॉलीवेलेंट का मतलब है मोनोवेलेंट, यानी वो जिस पर भी ट्रांसफर हो उसकी वैलेंसी एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए जहां पर वो ट्रांसफर
हो रहा है। सच आइसोमर्स आर डायरेक्टली एंड रेडिली इंटरकन्वर्टेबल यानी जो आइसोमर्स इस माइग्रेशन से या इस ट्रांसफर से बनेंगे वो इंटरचेंजेबल होंगे, इंटरकन्वर्टेबल होंगे एक दूसरे में। इसका मतलब ये हो गया इंटरकन्वर्टेबल हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें एक इक्विलिब्रियम, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस इन ऑर्डिनरी कंडीशन एंड आइसोमर्स आर कॉल्ड टोटोमर्स। तो टोटोमर्स जो दोनों आइसोमर्स को हम कहेंगे, टोटोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोस्तों हमने कहा कि इंटरचेंज होते रहेंगे, एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, और हम जानते हैं इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है, डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो का मतलब होता है कार्बोनिल ग्रुप, वो एल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी। नाम से तो कीटो मतलब कीटोन लग रहा है, लेकिन वो एल्डिहाइड भी हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कीटो शो करते हैं। इनोल, इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ओल का मतलब होता है OH। तो यहां इन ओल, इन पर OH, डबल बॉन्ड पर OH, इनोल। और दोस्तों इनोल जो है वो एल्कोहल नहीं है, ध्यान रहे, एल्कोहल एंड इनोल दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इनोल एंड एल्कोहल, इनोल एंड एल्कोहल दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। लगता दोनों में OH है, लेकिन एक sp3 कार्बन से एल्कोहल बन जाता है, sp2 वाले कार्बन से आता है तो वो इनोल बन जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या, देखो इसमें क्या होगा कि जो अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन है, ये कार्बन बेस रिमूव करता है इसको, यानी ये जो टोटोमेरिज्म होती है बेस कैटलाइज्ड होती है, 90% बेस कैटलाइज्ड। तो बेस आएगा H को रिमूव करेगा, यहां H के रिमूव होने से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, H रिमूव होने से बेस H को ले जाएगा, नेगेटिव सिंगल डबल, यहां होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज चला जाएगा ऑक्सीजन पर और डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन पर। इस तरह से डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, और जहां नेगेटिव चार्ज जाएगा वहीं पर वो हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाएगा, और ये बन जाएगा इसका इनोल। यानी टोटोमेरिज्म जो होती है हमेशा लिक्विड स्टेट में होती है और बेस कैटलाइज्ड होती है, ठीक है ना, बेस कैटलाइज्ड लिक्विड स्टेट के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखें, एक एग्जांपल और है इसका, कीटोन। इसमें दोनों तरफ अल्फा कार्बन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर लेगा, जरूरी नहीं कि लेफ्ट वाले करे, राइट वाला भी कर सकता है, और इस तरह से इसका भी इनोल बन जाएगा। अगर मान लो मोर देन CO ग्रुप है, मोर देन CO ग्रुप, तो भी टोटोमेरिज्म हो जाएगी। हमें तो एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए जिसके रिमूव होने से टोटोमेरिज्म इनिशिएट हो सके। तो यहां हमने देखा अल्फा हाइड्रोजन है, मिडिल वाला कार्बन भी है, कॉर्नर वाला भी। हालांकि मिडिल वाला जो कार्बन है वो इजीली पार्टिसिपेट करेगा टोटोमेरिज्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मोर एसिडिक है, इसके रिमूव होने से नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ डबल बॉन्ड स्टेबल कर देगा। तो यहां पर मिडिल वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, और ये अगर कॉर्नर वाला पार्टिसिपेट करता है तो फर्स्ट ये बन जाएगा, और मिडिल वाला करता है तो ये। इसमें से मिडिल जो वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा वो इनोल मोर स्टेबल बनेगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड का एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक ये नीट 2014 या 15 में से किसी एक बार क्वेश्चन आया था, और इसमें तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना था। तो ये इनोल, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर वहां पर था थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर था हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।